हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और चलना भी चाहिए। आपकी तैयारी अच्छी होनी भी चाहिए क्योंकि अभी फेजेज जो है ग्रुप डी का, रेलवे का फेजेज अभी ग्रुप डी का चल रहा है। जिनका एग्ज़ाम हो गया उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इस क्वेश्चन का टॉप 50 क्वेश्चन का ये जो सॉल्यूशन है वो एक से एक क्वेश्चन है और यह सारे का सारा NCERT बेस्ट क्वेश्चन को हम देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा इन क्वेश्चन को हम आगामी एग्ज़ाम और वर्तमान समय में चल रहे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उसी के बेस्ट क्वेश्चन को देने का प्रयास किए हैं, यानी सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ग्रुप डी का जो अभी चल रहा है उसके बेस्ड सिलेबस के अनुसार भी क्वेश्चन डाला हुआ है क्योंकि इसमें नॉमरिकल का भी संख्या 8 से 10 मिलेगा, आपको करंट अफेयर्स की संख्या भी 10 मिलेगा, बाकी का स्टैटिक्स जीके मिलेगा। तो जो वर्तमान समय में एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो आने वाला भविष्य में एग्ज़ाम है जैसे BSSC का है, दरोगा का है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, GD का एग्ज़ाम होने वाला है, वैकेंसी आएगा तो एग्ज़ाम होगा ही। तो जैसे ही ये सब का एग्ज़ाम होगा तो देखिएगा कि आपका ये क्वेश्चन जो है निश्चित तौर पर भविष्य के एग्ज़ाम में भी मैच करेगा। तो रिक्वेस्ट आपसे है कि क्वेश्चन को स्किप करके ना देख के लगातार क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि जब वैकेंसी आएगी और एग्ज़ाम शुरू होगा तो ऐसा नहीं होगा कि आपका तैयारी तब से शुरू होगा। आपका तैयारी अगर आज से शुरू होता है, भविष्य की नींव अगर वर्तमान में रखी जाए तो निश्चित तौर पर एक अच्छे भविष्य की हम कामना खुद व खुद कर सकते हैं। क्लियर? तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का निर्माण से पहले झारखंड के बारे में कुछ बेसिक चीजों को जान जाएंगे। तो सबसे पहले संसद में जो बिल पारित हुआ था, संसद में जो बिल पारित हुआ था झारखंड के निर्माण के लिए बिल पारित हुआ था वो 2 अगस्त को पारित हुआ था। 2 अगस्त 2000 को झारखंड निर्माण के लिए संसद में बिल पारित हो गया था। इस बिल के आधार पर झारखंड का निर्माण 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का निर्माण हो गया था। अगर झारखंड राज्य का निर्माण की बात करें तो यह झारखंड जो है वह भारत का 28वें राज्य के रूप में इसका निर्माण किया गया था और यह किससे विभाजित हुआ था? तो बिहार राज्य से 46%, लगभग 46% भूभाग को लेके झारखंड राज्य का निर्माण कर दिया गया था। क्लियर? इसके अलावा देखेंगे कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो यह भारत का 15वां राज्य के रूप में शामिल किया जाता है। और बेसिक चीजों को जानेंगे तो झारखंड का अर्थ होता है, झारखंड का मतलब होता है, इसके अर्थ की बात कर लेते तो वन भूमि, वन भूमि। इसके अलावा और भी याद रखेंगे जंगलों का प्रदेश, जंगलों का प्रदेश। इसके अलावा छोटा नागपुर प्रदेश के नाम से भी झारखंड को जाना जाता है। इसके अलावा याद रखेंगे कि इसका लिंग अनुपात झारखंड का कितना होता है। लिंगानुपात अगर बात किया जाए झारखंड का कितना होता है तो 948 प्रति 1000 पुरुष पर होता है, यानी लिंगानुपात 948 है। महिला 948 और कितना पुरुष में? प्रति 1000 पुरुष में होता है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात कर लेंगे, झारखंड के घनत्व की बात कर लेते हैं तो 414 प्रति वर्ग किलोमीटर होता है झारखंड का घनत्व। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं जिलों की कुल संख्या कितना है झारखंड में, तो कुल 24 जिला है और सबसे नवीनतम, कभी कभी पूछ देता है, सबसे नवीनतम जिला की अगर बात करेंगे तो सबसे नवीनतम जिला रामगढ़ होता है। क्लियर? सबसे नवीनतम जिला झारखंड का। अगर विधानसभा सीट की बात करें, झारखंड के विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो विधानसभा सीट 82
82। अगर राज्यसभा में सीटों की बात करें, राज्यसभा में 6 सीट होता है और लोकसभा सीटों की बात करें, लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो कुल 14 सीट को रखा गया है झारखंड के अंतर्गत। क्लियर। इसकी राजधानी की अगर बात करें, राजधानी की बात करें तो इसकी रांची जो है वह राजधानी के तौर पर देखा जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। तो इसका निर्माण कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को किया गया था। ये देखिए झारखंड का सभी जिला 24 जिलों को शामिल किया गया है। उत्तर में बिहार है, पूरब में वेस्ट बंगाल, दक्षिण में ओडिशा है और उत्तर में छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश को शामिल किया जाता है। क्लियर। आगे द्विआधारी बाइनरी प्रणाली का आधार क्या होता है? तो 2 होता है। 2 क्यों होता है? तो 0 और 1 को शामिल किया जाता है, तो इसका आधार संख्या जो है वो 2 ही होता है। कौन सा वर्ग में स्पीकर आता है? स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत शामिल किया जाने वाला डिवाइस होता है। विंडोज 8 क्या होता है? तो विंडोज 8 माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज 8 जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर होता है और यह विंडोज 8 जो है वो 26 अक्टूबर सन 2012 को सॉफ्टवेयर के रूप में शामिल किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। क्लियर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे परमाणु किससे बने होते हैं? तो परमाणु जो बने होते हैं, परमाणु की अगर बात कर लेंगे तो परमाणु बना होता है 3 कण से। वो 3 कण कौन कौन होते हैं? तो पहला जो कण शामिल किया जाता है वो इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाते हुए रहता है और यह निगेटिव चार्ज को रखता है। जबकि दूसरा होता है वो होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। क्लियर। बारी बारी से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कण के रूप में पाया जाता है, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाते हुए रहता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की अगर बात करेंगे तो जे थॉम्पसन नामक विद्वान के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 ईस्वी में किया गया था। क्लियर है। अगर इसका मास की बात कर लेंगे, द्रव्यमान की बात कर लेते हैं तो 9.11 गुने 10⁻³ किलोग्राम के बराबर होता है और परमाणु में पाया जाने वाला सबसे हल्का कण होता है। परमाणु में पाए जाने वाले तीनों कणों में से इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में होता है जो कि चक्कर लगाता रहता है, यह सबसे हल्का कण होता है। प्रोटॉन की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रोटॉन की खोज सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने की थी। अब कहे हमने सर्वप्रथम, हमने कहा गोल्डस्टीन ने इसकी खोज 1886 ईस्वी में किया था। सर्वप्रथम हमने इसलिए कहा क्योंकि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज तो किया लेकिन इसका नामकरण और विशेष प्रकार के जानकारी अध्ययन से संबंधित जानकारी को उपलब्ध नहीं करा पाए। बाद में 20वीं सदी में इसका नामकरण, प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने नाभिक का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। परमाणु के नाभिक का सिद्धांत रदरफोर्ड ने दिया था 1919 से 20 ईस्वी में और तभी इस प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया और विशेष प्रकार के जानकारी को उपलब्ध कराया, जिसके कारण से कहा जाता है कि परमाणु की खोज रदरफोर्ड नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। इस रदरफोर्ड को हम लोग जानते हैं नाभिकीय भौतिकी का जनक इनको कहा जाता है। नाभिकीय भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। अगर इस प्रोटॉन के हम मास की बात करें, प्रोटॉन में कितना मास होता है तो 1.6726 गुने 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। क्लियर। ये तो प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक विद्वान के द्वारा किया गया था 1932 में। 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। अगर देखा जाए
कि न्यूट्रॉन एक कैसा कण होता है, तो ना तो पॉजिटिव चार्ज रखता है और ना ही निगेटिव चार्ज रखता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। ये पॉजिटिव चार्ज रखता है, जबकि ये चार्जहीन होता है, चार्जहीन होता है। क्लियर, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव और ना ही निगेटिव होता है। इसके मास की अगर बात कर लेंगे, न्यूट्रॉन की मास की बात कर लेंगे, तो 1.6929 गुने 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और निकुलीय, इलेक्ट्रॉन तो बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है और निकुलीय का मतलब होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो अंदर में परमाणु के मौजूद होते हैं। स्पीकर कब सदन में अपना मताधिकार का प्रयोग करता है, तो स्पीकर अपना मताधिकार का प्रयोग केवल मत बराबरी जब हो जाएगा, किसी भी विधेयक पर मत बराबर में आ जाएगा, तो ऐसे स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार स्पीकर का होता है। स्पीकर का हिंदी होता है लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर होता है। क्लियर है, अब देख लेंगे इस स्पीकर की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 अनुच्छेद में किया गया है। और इस स्पीकर का कार्यकाल की अगर बात कर लेते हैं, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वेतन की अगर बात कर लेंगे, तो वेतन 4 लाख, वर्तमान समय में 4 लाख रुपया प्रति माह इनका वेतन होता है। क्लियर, इसके अलावा देख लेते हैं, तो अध्यक्ष जो वर्तमान समय में जो अध्यक्ष है ओम बिरला, वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष जो है वो 17वीं लोकसभा चल रही है और 17वीं लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष जो है वो ओम बिरला है। उपाध्यक्ष का वेतन अगर बात कर लिया जाए तो 3.5 लाख रुपया प्रति माह वेतन उपाध्यक्ष को मिलता है। क्लियर है, पहले अध्यक्ष की बात करें, लोकसभा के पहले स्पीकर महिला के लिए बात कर लिया जाए तो मीरा कुमार पहली महिला अध्यक्ष या स्पीकर की बात कर लेंगे। भारत में पहली लोकसभा महिला स्पीकर जो है वो मीरा कुमार। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। शांति का सबसे बड़ा गैलेंट्री पुरस्कार कौन सा होता है, अशोक चक्र। शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा गैलेंट्री पुरस्कार, गैलेंट्री का मतलब क्या होता है, वीरता। गैलेंट्री का मतलब होता है वीरता, जो कि अशोक चक्र होता है, गैलेंट्री पुरस्कार के तहत दिया जाता है। क्लियर, देखा जाए इस अशोक चक्र की शुरुआत की अगर बात किया जाए तो 4 जनवरी 1952 ईस्वी में 4 जनवरी 1952 ईस्वी में अशोक चक्र की शुरुआत किया गया था, इसकी स्थापना किया गया था। क्लियर है, हालांकि यह दिया जा रहा है 1947 ईस्वी में ही, लेकिन विधिवत रूप से इसकी शुरुआत 4 जनवरी 1952 ईस्वी को किया गया है। आगे है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है। देखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3। इसे साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है पोटेशियम नाइट्रेट को। अगर बात किया जाए कि पोटेशियम नाइट्रेट लवण कैसा होता है, तो आयनिक लवण होता है, आयनिक लवण होता है। और इसका खनिज की बात कर लिया जाए, खनिज जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट का वह होता है सोरा। पोटेशियम नाइट्रेट का खनिज जो होता है वह होता है सोरा। और इसका उपयोग की बात कर लिया जाए, उपयोग की बात किया जाए तो उर्वरक, रॉकेट के नोदक, इसके अलावा पटाखा। अब नोदक के स्थान पर कहीं कहीं आपको दे देगा प्रोपेलेंट के रूप में। नोदक, रॉकेट का नोदक कहेंगे या प्रोपेलेंट कहेंगे। पटाखा में खाद्य संग्राहक, प्राचीन काल में इसका प्रयोग खाद्य संग्राहक में भी होता है, तो खाद्य संग्राहक के तौर पर भी पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग प्राचीन काल में किया जाता है। क्लियर, अगर देखा जाए पोटेशियम नाइट्रेट इसका गुण क्या होता है, तो यह गंधहीन होता है,
गंधहीन होता है। और सबसे ज्यादा मात्रा में पाया कहाँ जाता है? पाया जाता है बिहार में। क्लियर? तो यह उर्वरक के निर्माण के लिए, उर्वरक हो गया रॉकेट के नोदक या प्रोपेलेंट में, पटाखा बनाने में और खाद्य संग्राहक में इसका प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का या KNO3 होता है और इसे साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। आगे है 6 ओम प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चारों 6 ओम का प्रतिरोध है, देखेंगे इस तरीका से, चारों 6 ओम का प्रतिरोध है, चारों 6 ओम का प्रतिरोध है, तो इसको शामिल करेंगे। इस रूप में 6 ओम का 4 गो प्रतिरोध है, 4 गो प्रतिरोध है और श्रेणी क्रम में है। और यह जो है एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। विभवांतर इस पर लगाया गया है 12 वोल्ट का। तो आपसे इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है। तो धारा का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? ओम्स लॉ लगाते हैं, ओम का नियम लगाते हैं। तो ओम का नियम बराबर कहता क्या? V बराबर IR के रूप में जाना जाता है। अब I हमें निकालना है, R का मान दिया हुआ है और विभवांतर का मान भी दिया हुआ है। तो I बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V बट्टा R। अब V दिया हुआ है हमारा कितना? 12 वोल्ट दिया हुआ है और रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 6 ओम का, प्रत्येक में 6 ओम का। अगर आप प्रत्येक प्रतिरोध में धारा तो 6 ओम का सब है, तो 6 ओम रेसिस्टेंस दिया हुआ है। 6 दूना 12 यानी 2 एम्पियर की धारा को एम्पियर से सूचित करते हैं। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी प्रत्येक प्रतिरोध में। क्लियर? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां वर्णित किया गया है? तो वर्तमान समय भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूची को शामिल किया गया है। हालांकि मूल संविधान में क्वेश्चन पूछे, ध्यान देना है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कुल कितनी थी? तो कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन नौवीं अनुसूची को पहला संवैधानिक संशोधन 1951, पहला संवैधानिक संशोधन 1951 ईस्वी में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और यह अनुसूची किससे संबंधित था? तो यह अनुसूची राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण के विधि का उल्लेख किया गया था 9वीं अनुसूची में। राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की चर्चा 9वीं अनुसूची में किया गया है, जो पहला संवैधानिक संशोधन 1951 ईस्वी को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। क्लियर है? और इसमें कुल अधिनियम की अगर बात करेंगे, इस 9वीं अनुसूची में कुल अधिनियम या कह सकते हैं कुल विषय को शामिल करेंगे तो 284 विषय को शामिल किया गया है। फिर बाद में 10वीं अनुसूची को कैवा संवैधानिक संशोधन के तहत, तो 10वीं अनुसूची को 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित होता है। 11वीं अनुसूची की अगर बात करेंगे तो 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था 73वां संवैधानिक संशोधन। 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 ईस्वी में शामिल किया गया था। इसमें ग्राम पंचायती राज्य व्यवस्था, क्लियर, पंचायती राज्य व्यवस्था को शामिल किया गया था। 12वीं अनुसूची की अगर बात कर लेंगे तो 12वीं अनुसूची 74वां संवैधानिक संशोधन 1993 ईस्वी में ही शामिल किया गया था, जिसमें नगर पंचायत या शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन, शहरी क्षेत्र का
स्थानीय स्वशासन की चर्चा इसमें किया गया है। इसमें अगर विषय की चर्चा करेंगे कि कुल विषय को 12वीं अनुसूची में कितने विषय को शामिल किया गया है, तो याद रखेंगे 18 विषय को इसमें शामिल किया गया है। जबकि 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या की अगर बात करेंगे, विषय की संख्या की अगर बात करेंगे 11वीं अनुसूची में, तो कुल 29 विषय को इसमें शामिल किया गया है। क्लियर? तो वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूची हैं। आगे है विंग्स ऑफ फायर, पुस्तक के लेखक इसमें से कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम होता है। विंग्स ऑफ फायर के अलावा इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 को शामिल किया जाता है। इसके अलावा फेलियर इज अ टीचर, इसके अलावा छुआ आसमान, इनकी आत्मकथा है, काफी इंपॉर्टेंट। छुआ टच द स्काई, छुआ आसमान इनकी आत्मकथा है। ऑटोबायोग्राफी छुआ आसमान APJ अब्दुल कलाम का है। क्लियर? आगे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट एक उदाहरण होता है किसका? ट्विटर जो होता है वो एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आगे सन 1855 ईस्वी में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था? तो 1855 ईस्वी में सिद्धू और कान्हू, किसके द्वारा? सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में छोटा नागपुर के पठार में, छोटा नागपुर के पठार में एक विद्रोह हुआ था और यह विद्रोह जो हुआ था वह संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इस छोटा नागपुर के पठार के विद्रोह जो संथाल विद्रोह था उसे दमन ए कोह के रूप में भी जाना जाता है। और इस छोटा नागपुर में पठार में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या था? तो जनजातीय क्षेत्र में, कारण में लिखेंगे, कारण में ध्यान देंगे, जनजातीय क्षेत्र में गैर जनजाति अर्थात दीफू का प्रवेश, गैर जनजातीय समुदाय दीफू का प्रवेश होना। क्लियर? दीफू जनजाति का प्रवेश होना इसका मुख्य कारण रहा था। और इस संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? संथाल विद्रोह का दमन करने की अगर बात किया जाए तो मेजर बारो अंग्रेज सेनापति मेजर बारो के द्वारा सन 1856 ईस्वी में संथाल विद्रोह का दमन कर दिया गया। क्लियर? आगे अपने फोटो का फैक्स भेजने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ सकती है? तो टेलीफोन लाइन की जरूरत पड़ेगी, स्कैनर चाहिए, कंप्यूटर एक चाहिए और एक मॉडेम चाहिए, फैक्स हो जाएगा। यदि एक बल्ब 3 सेकंड में 1500 वाट का उपयोग करता है तो इसके द्वारा ऊर्जा की खपत, अब समझेंगे ऊर्जा क्या होता है, पहले इस बात को समझेंगे। तो ऊर्जा कार्य करने की दर होता है, कार्य करने की दर होता है, यानी ऊर्जा बराबर कार्य करने की दर, यानी एनर्जी बराबर हम कह सकते हैं कार्य बट्टा समय, दर मतलब समय। क्लियर? अब एनर्जी दिया हुआ, एनर्जी निकालना हम लोग को है, ऊर्जा की खपत निकालना है। कार्य दिया हुआ है, कितना कार्य हुआ है? 1500 वाट कार्य हुआ है, बटा समय कितना लगा है? 3 सेकंड का समय लगा है, 3 पचे 15, यानी 5। और ऊर्जा को किस में व्यक्त करते हैं? जूल प्रति सेकंड में, जूल प्रति सेकंड के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी 500 जूल प्रति सेकंड। आगे महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं के द्वारा महाराष्ट्र में फैल गया था? तो देखेंगे भक्ति संप्रदाय दक्षिण भारत में ही फैला था सबसे पहले बात। क्लियर?
और देखेंगे धीरे धीरे करते करते यह मध्य भारत और उत्तर भारत में भी विस्तारित हो गया। भक्ति संप्रदाय को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का कार्य रामानंद के द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र में 4 भक्ति संत हुए थे। महाराष्ट्र में 4 भक्ति संत हुए थे, जिसको क्रम से याद रखें, कभी कभी क्रम भी सजाने के लिए दे देता है, तो याद रखेंगे नाम ज्ञान एक तू राम। नाम ज्ञान एक तू राम। क्लियर। अब नाम से याद रखेंगे नामदेव, संत नामदेव को याद रखेंगे। ज्ञान से याद रखेंगे ज्ञान देव, ज्ञान देव। इसके अलावा एक नाथ, संत एक नाथ। उसके बाद तुकाराम, तुकाराम। और उसके बाद रामदेव, संत रामदेव को याद रखेंगे। ये पांचों के पांचों याद रखेंगे। नाम ज्ञान एक तू राम। क्लियर। अब नामदेव का ध्यान रखेंगे कि नामदेव जो थे वह कब से कब थे। यह 1270 से लेकर 1350 ईस्वी तक नामदेव रहे थे। नामदेव महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है। महाराष्ट्र में नामदेव को भक्ति संप्रदाय का संस्थापक, भक्ति संप्रदाय का संस्थापक कहां? महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय का संस्थापक नामदेव को माना जाता है। क्लियर। दूसरा आता है ज्ञानदेव। ज्ञानदेव 1275 ईस्वी में ज्ञानेश्वर, ज्ञान से याद रखेंगे ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर ऋषि को याद रखेंगे। 1275 रहस्यवादी संप्रदाय, संप्रदाय इनका क्या था? रहस्यवादी संप्रदाय था। संप्रदाय में ध्यान रखेंगे रहस्यवादी संप्रदाय। रहस्यवादी संप्रदाय के जनक मराठी में भागवत गीता पर भावार्थ लिखा था। मराठी में भागवत गीता पर भावार्थ लिखा था। क्लियर। और वह भावार्थ कौन था? तो भावार्थ दीपिका या टीका लिखा था, टीका लिखा था। भावार्थ दीपिका, भावार्थ दीपिका। क्लियर है। अब तीसरा में चलेंगे एक नाथ। तीसरा में एक नाथ। एक नाथ का कार्यकाल कब से कब रहा था? 1533 से 1599। 1533 से 1599 एक नाथ रहे थे। उसके बाद तुकाराम रहे थे। तुकाराम 1608 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक तुकाराम का कार्यकाल रहा था। संप्रदाय इनका क्या था? तो बरकरी संप्रदाय। संप्रदाय में याद रखेंगे बरकरी। बरकरी संप्रदाय के जन्मदाता तुकाराम को ही माना जाता है। इसके अलावा समर्थ रामदास, समर्थ रामदास हुए 1608 ईस्वी से लेकर 1681 ईस्वी तक। तदर्थ या समर्थ रामदास को माना जाता है। इन्होंने दास बोध की रचना किया था। इनकी रचना में भी याद रखेंगे दास बोध। खूब ही सब क्वेश्चन पूछता है बीएसएससी में और दरोगा में, खूब ही सब क्वेश्चन पूछता है, तो ये सबको एकदम ध्यान रखेंगे। तो नाम ज्ञान एक तू राम, महाराष्ट्र में संत कवि का क्रम को याद रखेंगे आप। क्लियर। तो किसकी शिक्षाओं के द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैल गया था? तो भक्ति संप्रदाय फैला था महाराष्ट्र में, वह सबसे पहले कौन? नामदेव। नामदेव तो इसमें है नहीं, तो दूसरा कौन आ जाएगा? ज्ञानदेव। तो संत ज्ञानदेव के द्वारा फैला। आगे किसी तत्व की परमाणु संख्या की संख्या होती है। परमाणु संख्या का मतलब प्रोटॉन की संख्या होती है। आगे है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? पुर्तगाली का नाम बताना है जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो थोड़ा सा पुर्तगालियों का क्रम अगर भारत में देख लेते हैं, तो भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज कब किया गया? 17 मई 1498 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? वास्को डी गामा के द्वारा किया गया।
क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले पुर्तगाली जो भारत आया वास्को डी गामा आया। कहाँ आया वास्को डी गामा? तो भारत के पश्चिमी तट कालीकट बंदरगाह पर आया। कहाँ आया? कालीकट बंदरगाह पर। वहां के तत्कालीन शासक जमोरीन ने इनका काफी स्वागत भी किया था और यहां तक आने में, कालीकट बंदरगाह तक आने में जो सहायक रहा वह भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीज। सहायक कौन रहा? अब्दुल मजीज। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि वास्को डी गामा को भारत लाने में कौन सहायता किया था? तो भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीज ने भारत में लाने के लिए वास्को डी गामा को मदद किया था। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय पूछेगा। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय, पुर्तगाली वायसराय की अगर बात करेंगे तो 1505 ईस्वी में बना कौन? बना फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा। फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा को बनाया गया। भारत में पहला वायसराय, पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। इन्होंने इसका खासियत ये रहा कि इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति को अपनाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। यही जो था 1505 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय बनके भारत में पहली बार आया था। लेकिन भारत में पुर्तगालियों का वायसराय पूछेगा। भारत में पुर्तगालियों का वायसराय अगर आपसे पूछेगा तो पुर्तगालियों का वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क हुआ। इसका खासियत यह रहा कि यह विजयनगर शासक कृष्ण देव राय से घोड़ा और हथियार लेने में व्यापार संबंध स्थापित किया था। क्लियर? और यही अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था वो 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। क्लियर? 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से 1509 ईस्वी में आए हुए भारत में पुर्तगालियों का वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया था। तो यहां आंसर हो जाएगा अल्फांसो द अल्बुकर्क। क्लियर है? अब आप क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछ देगा, ध्यान ये भी दीजिएगा कि पुर्तगाली का भारत में पहला व्यापारिक कोठी कहां स्थापित किया गया था? कोचीन। ध्यान रखेंगे। क्लियर? पहला व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों का भारत में कोचीन में स्थापित किया गया था। आगे है लेंस की क्षमता 4D है तो यह लेंस कैसा होगा? तो देखेंगे F बराबर होता है 1/D, अर्थात 1/4 दिया हुआ है बराबर 0.25 मीटर। अब सेंटीमीटर में इसी को बदलेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? अब F अगर पॉजिटिव हुआ, F का मान क्या आया? पॉजिटिव। अब F अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वह अवतल लेंस है। क्लियर? F पॉजिटिव होने का मतलब वह अवतल लेंस होता है। और कितना? तो अवतल लेंस वाला फोकस दूरी वाला होगा और 25 मीटर नहीं यहां पर करेंगे। हाँ, ठीक दिया हुआ है आंसर नंबर 4 में। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस होगा। अगर F का मान पॉजिटिव आ गया इसका मतलब अवतल लेंस है और नेगेटिव आता तो उत्तल लेंस होता है। ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्टिकल फाइबर की खोज नरिंदर कपानी। 1952 ईस्वी में ऑप्टिकल फाइबर की खोज किया गया था। प्रकाश के एक किरण पुंज को
एक सेट के माध्यम से संचरित करने की प्रक्रिया ऑप्टिकल फाइबर में यह गुण पाया जाता है और इसकी खोज नरेंद्र कापानी ने 1952 ईस्वी में किया था। क्लियर। आगे, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका किनकी रही थी? अतिवादी का मतलब क्या होता है? गरम दल। अतिवादी का मतलब गरम दल के नेता और उदारवादी का मतलब नरम दल। तो इन दोनों गरम दल और नरम दल को मिलाने का काम किया गया था 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन में। दोनों को मिलाने का काम किया गया था और केवल गरम दल और नरम दल नहीं, इसमें और भी शामिल करेंगे। गरम दल और नरम दल के अलावा मुस्लिम लीग को भी साथ मिलाने का काम किसके द्वारा किया गया? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में ही किया गया था, जिसकी अध्यक्षता ए.सी. मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। क्लियर। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी का। अब मिलाने का काम में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट प्लस बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग को तीनों एक ही मंच पर लाया 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता ए.सी. मजूमदार के द्वारा, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने तीनों सम्मेलनों को मिलाने का काम किया था। क्लियर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ, एनी बेसेंट रहे या बाल गंगाधर तिलक रहे, दोनों रहे, फिर भी आंसर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर पर एक बिंब रखा जाता है। प्रतिबिंब कहां और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो याद रखेंगे, एफ का मान आपको दिया हुआ है। एफ का मान कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। और चूंकि उत्तल लेंस है तो एफ प्लस में होगा। अगर एफ नेगेटिव में है इसका मतलब अवतल हो जाएगा। अगर एफ बराबर प्लस 12 सेंटीमीटर है, यू बराबर आपका दिया हुआ है -2 सेंटीमीटर। यू बराबर दिया हुआ है -2 सेंटीमीटर। यू का मान -2 सेंटीमीटर होगा। अब लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v इधर ही रख लीजिए, 1/f प्लस 1/u बराबर बैठा दीजिए 1/12 और प्लस 1/-2 हो जाएगा। आगे इसको निकालेंगे तो 1/v बराबर निकल जाएगा 1/12 माइनस 1/2। 12 एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस कितना हो जाएगा 6 दूना 12। क्लियर। यानी v बराबर हमारा मान चलाएगा -1/v बराबर -5/12। तो v बराबर कितना आ जाएगा 12/-5 या माइनस टोटल में। तो इसको काट दीजिए, 5 दूना 10 अब 5 20, 5 दूना 10 अब 5 20, यानी माइनस v का मान आ गया -2.4 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर। तो आंसर आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा कि क्या होगा, क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब कहां बनेगा और प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो बनेगा यह आभासी प्रतिबिंब बनेगा और बिंब की ओर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो नाबार्ड, सबसे पहली बात नाबार्ड के बारे में कुछ बेसिक चीजों को जान लेंगे। नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म की अगर बात कर लेते हैं तो क्या फुल फॉर्म इसका होता है? फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का पूरा रूप होता है। नाबार्ड की स्थापना की बात करेंगे तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी में
शिवरामन समिति, शिवरामन समिति के सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था। नाबार्ड का कार्य क्या होता है? कार्य में ध्यान रखेंगे कि इसका कार्य होता है सरकार, राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराता है। राज्य सहकारी बैंक प्लस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराता है। क्लियर है? इसके अलावा 2007 में, इसके अलावा वित्तीय सुविधा के साथ साथ राज्य सरकारों को शेयर पूंजी का भी अंशदान करती है। राज्य सरकारों को शेयर पूंजी का भी अंशदान करती है। राज्य सरकारी बैंक को मियादी ऋण उपलब्ध कराती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को मियादी ऋण उपलब्ध कराती है, पुनर्वित्तीय संस्था के रूप में यह काम करती है। कब से यह घोषणा किया गया? पुनर्वित्तीय संस्था के रूप में 2007 से इसे कानून बनाकर पुनर्वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने के लिए मान्यता प्रदान किया गया 2007 में। तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। आगे है, ओबरा किसके लिए जाना जाता है? ओबरा जो होता है वो यूपी के सोनभद्र जिला में, यूपी के सोनभद्र जिला में स्थित है ओबरा। क्लियर? और यह रेणु एवं सोन नदी के संगम पर स्थित है। ओबरा किस नदी के संगम पर? रेणु प्लस सोन नदी के तट पर स्थित है ओबरा। और ध्यान रखेंगे यह ताप और जल विद्युत इकाई है। ताप प्लस जल विद्युत इकाई के रूप में कार्यरत है ओबरा। ताप के माध्यम से 1550 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है और जल विद्युत परियोजना के माध्यम से 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन ओबरा में किया जाता है। क्लियर? इसके अलावा ओबरा के अलावा याद रखेंगे यूपी के कुल 5 कोयला संचालित थर्मल पावर स्टेशन, यूपी के कुल 5 कोयला संचालित थर्मल पावर स्टेशन। क्लियर? कौन कौन होता है? तो याद रखेंगे 5 थर्मल पावर स्टेशन सिंगरौली, दूसरा में याद रखेंगे रिहंद नदी पर स्थित है। इसके अलावा ओबरा जो कि दिया हुआ है आपका ऑप्शन में, ओबरा, दादरी, इसके अलावा टांडा, ये 5 थर्मल पावर स्टेशन यूपी में जो कोयला के द्वारा संचालित किया जाता है। क्लियर? तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा कि यह एक ऊष्मीय शक्ति केंद्र के रूप में जाना जाता है ओबरा को। अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक क्या कहलाता है? यूरिया कहलाता है, जिसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। आगे है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी प्रतिशत मात्रा आवश्यक होती है? क्लियर? आवश्यक मात्रा की आवश्यकता प्रति 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 मिनट में जरूरी होता है। कांच का क्रांतिक कोण का मान दिया हुआ है 42 डिग्री। क्रांतिक कोण का मान दिया हुआ है 42 डिग्री। और प्रकाश किरण का क्या होगा जब वह 44 डिग्री के कोण पर आपतित हो जाएगा? क्लियर? आपतित कोण पर हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? क्लियर? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? अब देखेंगे कि मान लिया जाए कांच है, नीचे वाला माध्यम क्या है? कांच है। नीचे वाला माध्यम क्या है? कांच है। इसका क्रांतिक कोण का मान कितना दिया हुआ है? 42 डिग्री क्रांतिक कोण का मान दिया हुआ है। क्रांतिक कोण का मान 42 डिग्री दिया हुआ है। और आपतित किरण का मान, कोण का मान दिया हुआ है 44 डिग्री। अब बताइए, जब कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम कहता है
कि क्रांतिक कोण का मान अगर आपतन कोण के मान से थोड़ा सा कम जाए या आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ी सी अधिक हो जाए तो ऐसे में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो यहाँ क्रांतिक कोण का मान थोड़ी सी कम है आपतन कोण के मान से, तो ऐसी स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा कि नहीं होगा? तो प्रकाश किरण का क्या होगा? तो प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, यानी किरण कांच से पूर्णतः परावर्तित हो जाएगी। पूर्ण आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। आगे लूनर कास्टिक किसका अयस्क होता है? तो लूनर कास्टिक जो होता है वह होता है सिल्वर। लूनर कास्टिक जो होता है वह सिल्वर का अयस्क के रूप में जाना जाता है। सिल्वर अयस्क के रूप में लूनर कास्टिक को जाना जाता है। अब देखेंगे लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम देख लेंगे। AgNO3 के रूप में लूनर कास्टिक को जाना जाता है। AgNO3 जिसे सिल्वर नाइट्रेट के रूप में जाना जाता है, जो चांदी का यौगिक होता है। चांदी का यौगिक होता है। लूनर कास्टिक का प्रयोग की अगर बात करेंगे, प्रयोग की बात करेंगे तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो दर्पण पेंट करने में, दर्पण पेंट में, इसके अलावा मतदान के दौरान जो चिन्ह लगाने के लिए, मतदान में जो चिन्ह लगाने के लिए स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पल्स पोलियो नाखून में, पल्स पोलियो चिन्ह में, नाखून में जो चिन्ह लगाया जाता है पल्स पोलियो का, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। धोबी द्वारा कपड़ों में संकेतक के रूप में AgNO3 का ही प्रयोग किया जाता है। अब यह AgNO3 का स्टोरेज कहाँ होता है? अभी के एग्जाम के इंपॉर्टेंस को देखते हुए सारा चीज को ध्यान रखेंगे। स्टोरेज कहाँ किया जाता है? तो रंगीन बोतल में इसका प्रयोग किया जाता है। रंगीन बोतल में इसका प्रयोग किया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रकाश के साथ बहुत जल्दी यह अपघटित हो जाता है, जिसके कारण से रंगीन बोतल में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? निम्नलिखित में से क्षार वस्तुओं में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा के रूप में लिथियम होता है। लिथियम होता है। लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है। सीजियम को देख लेते हैं। सीजियम की परमाणु संख्या 55 होती है। रुबिडियम की परमाणु संख्या 37 होती है। इसके अलावा पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। तो क्रम में जब कभी भी हम आवर्त में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो विशिष्ट ऊष्मा का मान कमता है। तो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा, क्योंकि सबसे ऊपर में लिथियम होता है, उसके बाद पोटेशियम होता है, तो लिथियम की तुलना में पोटेशियम की विशिष्ट ऊष्मा कम होगी। पोटेशियम की तुलना में रुबिडियम की विशिष्ट ऊष्मा कम होगी और सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा सीजियम की होगी, क्योंकि यह सबसे नीचे में पाया जाता है। क्लियर? आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। लाल तप्त प्लैटिनम या पैलेडियम धातु द्वारा सोख ली गई हाइड्रोजन गैस किस रूप में जाना जाता है? तो उसे पैरा हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? पैरा हाइड्रोजन के रूप में जाना जाता है। देखेंगे परमाणु में 2 परमाणु होते हैं। पर हाइड्रोजन में 2 परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन में 2 परमाणु होते हैं। क्लियर? हाइड्रोजन में 2 परमाणु होते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि पैरा हाइड्रोजन क्या होता है और ऑर्थो हाइड्रोजन क्या होता है। पैरा हाइड्रोजन और ऑर्थो हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन में 2 परमाणु है, इसमें एक नाभिक, इसमें एक नाभिक। अगर इस परमाणु का चक्रण समान दिशा में हुआ, यानी क्लॉकवाइज में हुआ, परमाणु का घूर्णन जो होता है वो अगर समान दिशा में होगा, एक ही दिशा में अगर परमाणु का घूर्णन होगा, यानी दोनों परमाणु में क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज घूर्णन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो दोनों में एंटी क्लॉक होगा, तो ऐसे स्थिति में उसे ऑर्थो हाइड्रोजन कहा जाएगा। लेकिन वैसा हाइड्रोजन
जिसमें अंदर नाभिक जो होता है उस नाभिक में विपरीत दिशा में एगो क्लॉकवाइज और एगो एंटी क्लॉकवाइज में घूर्णन करता हुआ परमाणु होता है, तो ऐसे स्थिति में इसे पैरा हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? उसे पैरा हाइड्रोजन, जब क्लॉकवाइज होगा एक ही दिशा में होगा परमाणु का घूर्णन ऑर्थो, और अगर विपरीत दिशा में होगा तो उसे पैरा हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? पैरा हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। और ये जो लाल तप्त, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है लाल तप्त प्लेटिनम या पैलेडियम धातु द्वारा सोख ली गई हाइड्रोजन गैस जो होती है वह प्रोसेस किस नाम से जाना जाता है? तो ऑक्लूजन प्रोसेस जाना जाता है उसे। ऑक्लूजन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, या हिंदी में कहेंगे अपवर्जन। अपवर्जन प्रोसेस के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर? राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के, अब देखेंगे आपातकाल 3 प्रकार का, एक राष्ट्रीय आपात, दूसरा होता है राजकीय आपात, अभी इस आपात को राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, और तीसरा होता है वित्तीय आपात। क्लियर? राष्ट्रपति आपात की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। अगर वित्तीय आपात की बात करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। क्लियर? 360 में किया गया है। राष्ट्रीय आपात में याद रखेंगे पहला आपात जो होगा वह राष्ट्रपति के अनुमोदन के 1 महीना के भीतर, 1 माह यानी 30 दिन, 1 माह का मतलब 30 दिन के भीतर, दोनों में से कोई एक, 1 माह या 30 दिन के भीतर अनुमोदन होना जरूरी है। बाकी का दोनों बाद वाला जो है वह 2 माह या 60 दिन के भीतर अनुमोदन होना जरूरी होता है, और तीसरा वाला भी 2 माह या 60 दिन का अनुमोदन जरूरी होता है। उसके बाद अगले 6 महीना के लिए लागू कर दिया जाता है। क्लियर है? तो इसमें आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में 1 माह के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन होना जरूरी होता है। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए, 1 माह के भीतर संसद का अनुमोदन मिल जाना चाहिए, तभी वह अगले 6 माह के लिए लागू कर दिया जाता है। तो राष्ट्रीय आपात पहले, दूसरा क्रम से याद रखेंगे, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात। 352, 356 और 360 4 का अंतर है। पहला में 1 माह के भीतर अनुमोदन संसद से होना चाहिए, दूसरा में 2 माह के भीतर, और तीसरा में भी 2 माह के भीतर होना चाहिए। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोक दिया था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का भारत में आगमन शुरू हो गया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से लेकर 467 ईस्वी तक स्कंदगुप्त का शासनकाल रहा था। यह स्कंदगुप्त ही था, कुछ विशेषता, स्कंदगुप्त ही था जिन्होंने गिरनार पर्वत तथा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। क्लियर? गिरनार पर्वत और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था। इसका कार्यकाल 455 से लेकर 467 ईस्वी तक रहा था, और हुनों का आक्रमण भी प्रारंभ इन्हीं के शासनकाल में, हुनों पर विजय भी प्राप्त, यानी भारत से हुनों को भगाने का काम स्कंदगुप्त के द्वारा ही करवाया गया था। क्लियर? आगे दिए गए चित्र में कुछ प्रतिरोध रूप से जुड़े हुए प्रतिरोध जो है वह समानांतर क्रम में, जाहिर सी बात है फिगर देख के लग रहा है समानांतर रूप से जुड़े हुए हैं। प्रतिरोधों के नाम संगत रूप से चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं। बिंदु P एवं बिंदु F के मध्य कुल तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है।
तो देखेंगे समतुल्य प्रतिरोध दिया हुआ है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समतुल्य प्रतिरोध का तो यही होता है, बराबर होता है 1/R। क्लियर। 1/R1 कितना दिया हुआ है 4.5, इसका मतलब ये पॉइंट हटा देंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस 10/45 प्लस 10/45, 2 पचे 10, 9 पचे 45, 2 पचे 10, 9 पचे 45, ये भी 2 और ये भी 9 से कट जाएगा, यानी 2/9 प्लस 2/9 प्लस 2/9, 9 हो जाएगा, 2, 4 और 6 हो जाएगा, 6/9 ओम हो जाएगा, बराबर 1/R हो जाएगा। समतुल्य प्रतिरोध यानी R की अगर बात करें तो 9/6 हो जाएगा, यानी कि 6 इकाई 6 हो जाएगा और 6 पचे 30, यानी R समतुल्य प्रतिरोध की अगर बात करें, कंबाइंड रेसिस्टेंस की बात करें तो 1.5 ओम के बराबर हो जाएगा। क्लियर। आगे मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षारोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर लगाया जाता है, इसे रक्षक मेखला के नाम से जाना जाता है। एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल होती है? तो एंग्लो नूबियन होता है बकरी की नस्ल, बकरी के एंग्लो नूबियन बकरी की नस्ल होती है और इसकी प्रजाति एंग्लो नूबियन जो है वो जन्म स्थान कहाँ है? ब्रिटेन। क्वेश्चन पूछेगा कि एंग्लो नूबियन नामक बकरी की प्रजाति, जो एक बकरी की प्रजाति है, इनका जन्म स्थान कहाँ है? ब्रिटेन में इनका जन्म स्थान है। बकरी, इस एंग्लो नूबियन को कहा क्या जाता है? तो बकरी की दुनिया की जर्सी, बकरी की दुनिया की जर्सी के नाम से भी इसे जाना जाता है। बकरी की अन्य और प्रजाति में याद रखेंगे जमुनापरी, जमुनापरी, इसके अलावा बीतल, इसके अलावा याद रखेंगे बर्बरी, बर्बरी, ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल, इसके अलावा याद रखेंगे पश्मीना, पश्मीना, इसके अलावा याद रखेंगे मेहसाना, इसके अलावा याद रखेंगे खोरसानी, खोरसानी, बलूची। ये सभी बकरी की प्रजाति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा होता है? तो लेक सुपीरियर झील होता है और यह यूएसए में स्थित है। कुछ पॉइंट और भी याद रखेंगे। कौन कौन सा पॉइंट याद रखेंगे? पॉइंट याद रखेंगे विश्व का सबसे गहरा झील, जल्दी में, विश्व का सबसे गहरा झील, विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। क्लियर। दूसरा याद रखेंगे क्षेत्रफल के रूप में विश्व का सबसे बड़ा झील, विश्व का सबसे बड़ा झील क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर याद रखेंगे तो याद रखेंगे दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। जबकि दूसरा याद रखेंगे, दूसरा बड़ा कोई याद रखेंगे, दूसरा बड़ा याद रखेंगे कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। क्लियर। और यह कैस्पियन सागर जो है वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लवणता वाला भी झील है, दूसरा सबसे अधिक लवणता वाला झील भी है। क्लियर। इसके अलावा और याद रखेंगे सर्वाधिक लवणता, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील की है? विश्व में सर्वाधिक लवणता तुर्की का वान झील, तुर्की का वान झील, विश्व में सर्वाधिक लवणता है तुर्की का वान झील। 330 ग्राम प्रति 1000 मिलीलीटर जल में इसकी औसत लवणता 330 ग्राम होती है, सर्वाधिक लवणता होता है। क्लियर। जबकि दूसरा सर्वाधिक लवणता किसका होता है? इजराइल के मृत सागर का, इसी में
दूसरा याद रखेंगे इजराइल का मृत सागर, इसका कितना होता है लवणता? इजराइल का मृत सागर होता है 240 ग्राम प्रति 1000 मिलीलीटर होता है इसका लवणता। क्लियर? इतना पॉइंट को निश्चित तौर पर आप याद रखेंगे। तीसरा सर्वाधिक लवणता की अगर बात करेगा तो यूएसए का ग्रेट साल्क झील होता है जो 230 ग्राम प्रति 1000 मिलीलीटर होता है। क्लियर? और विश्व का हिमानी निर्मित सबसे बड़ा झील की अगर बात करेगा तो ग्रेट बियर झील जो कनाडा में स्थित है। अगर देखा जाए तो भारत के दृष्टिकोण से झील की बात करें तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगा कौन सा? बूलर झील। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो उड़ीसा का चिल्का झील आ जाएगा। सर्वाधिक लवणता वाला झील का बात करेंगे तो राजस्थान का सांबर झील आ जाएगा। और ज्वालामुखी निर्मित झील की बात करेंगे तो लोनार झील महाराष्ट्र का आ जाएगा। क्लियर? सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कुभा या प्राचीन एक नदी का नाम दिया हुआ है, वर्तमान नाम दूसरे साइड में और पहले साइड में प्राचीन नाम दिया हुआ है, सैंधव नाम दिया हुआ है। कुभा काबुल को कहा जाता था, पुरुषनी रावी को कहा जाता था, सदानीरा गंडक को कहा जाता था और सतुद्री सतलज को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका मिलान सही हो जाएगा। भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आगे एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची आरएनए के रूप में एड्स वायरस होता है। एड्स का पूरा रूप की अगर बात करें AIDS, एड्स का पूरा रूप की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का पहला खोज 1981 ईस्वी में पहला प्रमाण एड्स का मिला था। क्लियर? शराब पीकर वाहन चलाने वाले श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। क्लियर? आगे इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? इनविक्टस गेम 2022 नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया। कुछ विशेषता को अगर देख लेंगे इनविक्टस गेम नीदरलैंड के द हेग में इसका आयोजन किया गया। कब किया गया? तो याद रखेंगे 16 से 22 अप्रैल के बीच, अप्रैल 2022 में इसका आयोजन किया गया। इनविक्टस गेम का पहला संस्करण की बात करेंगे, तो इसका पहला संस्करण हुआ था 2014 में लंदन में। पहला संस्करण 2014 लंदन में किया गया था। 2000 अगला जो इसका 2022 में तो हो गया नीदरलैंड द हेग में, लेकिन अगला संस्करण 2023 में अगला संस्करण का आयोजन जो किया जाएगा वह जर्मनी के डसेल्डोर्फ में किया जाएगा। जर्मनी के डसेल्डोर्फ में इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखेंगे इनविक्टस गेम जो है वो अगला 2023 में जो होगा वो जर्मनी के डसेल्डोर्फ में इसका आयोजन किया जाएगा, लेकिन वर्तमान समय 2022 में 16 से 22 अप्रैल नीदरलैंड के द हेग में किया गया। इनविक्टस गेम होता क्या है? तो इनविक्टस गेम जो होता है वो पैरालंपिक की तरह यह खेल होता है। यह इसमें बीमार या घायल हुए सैनिकों के लिए, युद्ध के समय जो सैनिक थे या कर्मचारी थे और उस युद्ध में घायल हो गए हैं या बीमार हैं, उसके लिए यह इनविक्टस गेम का आयोजन किया जाता है। क्लियर? तो याद रखेंगे घायल बीमार सैन्य युद्ध के पूर्व सैनिक और सेवा के कर्मियों के लिए यह इनविक्टस गेम का आयोजन सन 2014 से आयोजन लंदन में शुरुआत किया गया और 2022 में यह संस्करण नीदरलैंड के द हेग में किया गया। अगला 2023 में जर्मनी के डसेल्डोर्फ में इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान देखेंगे कुछ यादगार ये इनविक्टस गेम के कुछ यादगार लम्हे इसमें देखेंगे। खिलाड़ी रेसिंग करते हुए, कोच से मिलते हुए। अगला विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का
थीम क्या रहा है? विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का इन्वेस्ट इन आवर अर्थ, इन्वेस्ट इन आवर अर्थ प्लैनेट, सॉरी, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट के रूप में इसका थीम वाक्य रहा। हमारे ग्रह में निवेश करें, हिंदी क्या होगा? हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारे ग्रह में निवेश करें। देखा जाए तो यह पृथ्वी दिवस जो होता है प्रत्येक साल 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब किया गया था? इसकी शुरुआत 1970 ईस्वी में किया गया था। 2021 का भी ध्यान रखेंगे, 2021 का थीम भी याद रखेंगे। क्वेश्चन में पूछ देगा 2021 का थीम विश्व पृथ्वी दिवस का रीस्टोर आवर अर्थ था। रीस्टोर आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। हिंदी में भी हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। 2021 का विश्व पृथ्वी दिवस का यह थीम था रीस्टोर आवर अर्थ। जबकि 2023 का जो थीम रहेगा वह है हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। सॉरी, यह 2023 का रहेगा, 2023 का रहेगा, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। 2023 का यही थीम रहेगा। 2023 में पृथ्वी का यह 2023 का यह हमारी पृथ्वी का पुनर्स्थापित करें, यही थीम 2023 में रहेगा। क्लियर? देखिए 2022 का थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट और 2021 का थीम रीस्टोर आवर अर्थ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत के नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। क्लियर? कब? 15 सितंबर को इसका आयोजन किया गया विपणन विकास संघ के द्वारा। किसके द्वारा? विपणन विकास संघ। क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के माध्यम से किसके द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो विपणन विकास संघ के माध्यम से इसका आयोजन किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन 15 सितंबर को इसका आयोजन किया गया। इसका थीम याद रखेंगे, थीम ध्यान रखेंगे तो इसका थीम आजीविका और पोषण रहा। आजीविका और पोषण। क्लियर? आजीविका और पोषण रहा। अगला देखते हैं, ये रहा IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022। इसका थीम रहा ये डेयरी फॉर नेचर, न्यूट्रिशंस एंड लाइवलीहुड, यानी आजीविका और पोषण। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश वर्ष के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया? क्योंकि 400वां प्रकाश वर्ष था, अतः 400 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। 400वां वर्ष था जिसके कारण से चांदी का 400 रुपये का सिक्का जारी किया गया। ये रहा 400 रुपये का चांदी सिक्का करते हुए तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया। इसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन रहे। उर्सुला वान डेर लेयेन को बनाया गया। क्लियर? अब देखेंगे यह नई दिल्ली में 7वां संस्करण इसका हुआ। कैवां संस्करण? 7वां संस्करण रहा। नई दिल्ली में 25 अप्रैल 2022 को, अप्रैल 2022 से 27 अप्रैल 2022 तक 2 दिवसीय यह सम्मेलन रहा। क्लियर? आगे चलते हैं, देख लीजिए फिगर में भी दिया हुआ है कुछ यादगार चीजें।
किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? पल्ली पंचायत जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र सांबा के पल्ली में इस अवसर पर 500 किलोवाट सौर संयंत्र पल्ली जिला को भारतीय प्रधानमंत्री ने समर्पित किया। 500 किलोवाट सौर संयंत्र को समर्पित किया सांबा के पल्ली गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में। इस प्रकार से भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है पल्ली। देख लेंगे, इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली। आगे देख लेते हैं, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चिली के साथ हस्ताक्षर किया गया है। पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो केरल को पश्चिम बंगाल ने केरल को हराया। केरल ने पश्चिम बंगाल को हरा दिया। केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर सातवीं बार संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीत लिया है। क्लियर? हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ स्थित है? ज्ञान वापी मस्जिद वाराणसी में स्थित है। चर्चा में रहा ज्ञान वापी मस्जिद जो वाराणसी में स्थित है। देख लेंगे, ज्ञान वापी विवाद जो है किस लिए 1991 पहली बार मुकदमा 1991 ईस्वी में पहली बार मुकदमा दाखिला कर पूजा करने की अनुमति मांगी गई। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश दिया। 2018 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता 6 महीने के लिए बढ़ाई। 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञान वापी के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गई। क्लियर? तो यही विवाद रहा वाराणसी के में मौजूद ज्ञान वापी मस्जिद का। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित इसमें से है? तो लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। लेवेंडर एक प्रकार का फूल होता है और वह फूल जब उत्पादित होता है, फलता है, तो उसके लिए लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है जम्मू कश्मीर में। यह काफी रंगीला फेस्टिवल होता है लेवेंडर फेस्टिवल। लेवेंडर एक प्रकार का पुष्प होता है या फूल होता है। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम नामक गांव में मनाया जाता है, पहाड़ी पर मनाया जाता है। और यह मान्यता है कि इस त्रिशूर पूरम के मंदिर में जो उत्सव इसलिए काफी खास हो जाता है कि इसका गेट दरवाजा जो है वह एक हाथी के द्वारा खोला जाता है, तो यह काफी फेमस होता है। सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। सिरुई जो होता है एक प्रकार का लिली फूल होता है, जब फलता है तो इसके लिए यह फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। तीनों के तीनों सही होते हैं। फिगर देख लेंगे बारी बारी से। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, ये लेवेंडर पुष्प को आप देख रहे हैं जो खेतों में फला हुआ है, जब यह फलता है तो इसके लिए लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। दूसरा तो कह रहे हैं पुष्प फेस्टिवल है। त्रिशूर पूरम देख लिया, हाथी के द्वारा खोला जाने वाला मंदिर का दरवाजा होता है, इसके लिए यह काफी महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का रखता है केरल में। तीसरा है सिरुई लिली फेस्टिवल, जब सिरुई लिली जब फलता है तो यह रंगीन उत्सव मनाया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है। यह तो तीनों उपर्युक्त आपका सही हो जाएगा। यह जो आपका क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का सेट का सॉल्यूशन है यह समाप्त तो होता है। आज की सेवा को देते विराम, फिर मिलते हैं नए अगले सेट में, किसी भी सेट के साथ मिलते हैं। आज की सेवा को देते विराम, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए।